हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के सामने तो हूँ नहीं प्रेजेंट, बट आप लोग के लिए कुछ आईसीएससी आईएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। स्पेसिफिकली क्लास 12 की जो अब एग्जामिनेशन है 26 को, उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जिनको आपको देखना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और ये वो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस 90% हैं। तो आप लोग तैयारी करें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और थोड़ा सा भाई ट्रस्ट कर लेना मुझ पे, जैसे कि 10th के क्वेश्चंस सेम आए थे, इजी थे और पढ़ाए हुए आए थे, इंपॉर्टेंट बताए हुए आए थे, वैसे ही अब आपके लिए यहाँ पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट सोशोलॉजी। देखो भाई, सोशोलॉजी एक सोशल सोसाइटी से रिलेटेड है जिसमें आप सोशली किसी ना किसी तरीके से लोगों से इंटरेक्टिव होते हो। दैट इज कॉल्ड एज अ टर्म सोशोलॉजी। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी के लिए भी होता है और एक तरीके का रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप लोगों से बरकरार रखने के लिए भी होता है और एक सिस्टमैटिक वे होता है जहां पर आप अपने काम को किसी भी तरीके से एक सोसाइटी के अंदर एज अ लीडर लोगों से करवा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ सोशोलॉजी। तो भाई ये पहले चैप्टर की बात थी जिसमें पहले चैप्टर का कुछ एक छोटा सा डेफिनेशन है, हो सकता है 1 मार्क्स में आ जाए। और फिर इसके बाद है कि ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट रखता है। तो हाउ गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले द इम्पोर्टेंट रोल, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाउ गेम्स एंड स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डेवलपमेंट। तो इसमें से आपने क्लास 9-10 में भी बहुत कॉमन सी चीजें पढ़ रखी हैं, दैट इज फिजिकल, राइट, सोशल, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो फिजिकल से रिलेटेड हमारी हेल्थ, बॉडी शेप, साइज, कॉम्पोजिशन से है, हाइट, वेट है और बोन की लेंथ है, मसल क्वालिटी, ये सब फिजिकल होता है। सोशल की अगर हम बात करें तो सोसाइटी से रिलेटेड है, जो कि अभी हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ रहे थे। तो सामाजिक से रिलेटेड जब बात होगी, ब्रदरहुड, यूनिटी, फ्रेटर्निटी, सोलिडारिटी, फेयर प्ले, स्पोर्ट्समैनशिप, ऑल दिस कम्स इन द सोशल क्वालिटीज। इमोशनल, दैट रिलेट्स टू योर इमोशंस एंड फीलिंग्स लाइक hope, anger, lust, fear, jealousy, right? These all continues in emotional development and mental development relates to psychological. अच्छा, जब mental development की बात आए तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूर से लिखनी है, वो ध्यान रखिएगा। वो क्या है कि आपका अलर्ट मूवमेंट, डीप कैलकुलेटिव मूवमेंट, शार्प माइंडेडनेस, राइट, क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक कैलकुलेशन मेकिंग, ये सारी चीज़ें मेंटल स्टेटस या मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। तो उम्मीद है फर्स्ट चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आने के, तो आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 में। अब इसमें उम्मीद है कि वार्मिंग अप के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, बट आप लोग चेक कर लें। वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन विद एडवांटेजेस ऑफ इट। तो भाई वार्मिंग अप का मतलब होता है कि बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना और कूलिंग डाउन का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर को कम करना। ये चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज के बारे में पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन के क्या एडवांटेजेस हैं, ये भाई जरूर पढ़ के जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो रही है, बहुत ज्यादा डीप डिटेल में नहीं बता रहे हैं, बट आपको की टर्म्स दे रहे हैं कि क्या क्या चीजें एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं एज पर चैप्टर वाइज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसमें अब भाई जो ट्रेनिंग मेथड है वो तो हमारे होते चार हैं, आपको पढ़ के चारों जाने, बट जिसके चांसेस ज्यादा हैं वो कौन से हैं? जिन्होंने अभी तक के कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है और पीरियड को बहुत हल्के में लेते हो भाई, एक दिन पढ़ेंगे, रात में बैठेंगे और हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के जानी है। तो वो ये चीजें हैं जैसे कि रिपीटेशन एंड फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। तो इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना भाई। रिपीटेशन मेथड जो है वो लिएंडर सेबेस्टियन ने डेवलप किया था 1970 में, और ये हमारे लिए एक्यूरेसी के लिए होता है और प्रिसीजन के लिए होता है। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का काम करने वाली चीजें हमारे लिए किस में आती हैं? रिपीटेशन ट्रेनिंग मेथड में। रिपीटेशन का मतलब ही हुआ कि बार बार चीजें होने वाली। हालांकि ये इंटरवल ट्रेनिंग मेथड से सिर्फ इसके टाइम परफॉर्मेंस के लिए या लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी इंटरवल से रिलेटेड सेम होता है। इसका काम है पॉज और इंटरवल के बेसिस पर, यानी कि कंप्लीट रेस्ट एंड रिकवरी पे काम करना। इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा, कम से कम दो दो पता होने चाहिए। फिर आ जाए भाई फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। तो फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड हमारा होता है स्पीड से रिलेटेड, राइट, जिसको कि गॉस्टो हॉलमर ने डेवलप किया था। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, जब भी ऐसे कोई मेथड आप एक्सप्लेन कर रहे हो एग्जामिनेशन में, तो उससे रिलेटेड उनके फाउंडर के नाम लिख दीजिएगा या फिजिसिस्ट के नाम जरूर लिख दीजिएगा। बेसिक मतलब फार्टलेक का मतलब होता है स्पीड ट्रेनिंग और स्पीड प्ले को एम्फोसाइज करना, जो कि हमारे एरोबिक और एनारोबिक सिस्टम को इम्प्रोवाइज करता है।
ठीक है। इसमें हिल, रिवर, मडी रोड्स, फॉरेस्ट, मेटल रोड्स, हर तरीके के अलग अलग सरफेसेस होते हैं जहाँ पे लोगों की प्रैक्टिस कराई जाती है और ट्रेनिंग कराई जाती है। फिर आ जाते हैं, नेक्स्ट है सर्किट ट्रेनिंग। पिछली बार वेट ट्रेनिंग का क्वेश्चन आया था, इस बार सर्किट ट्रेनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि 1953 में डेवलप हुआ था। हाँ, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, मैं जब क्वेश्चन पेपर आईसी स्पेसिमेन पेपर करा रहा था तो वहाँ पे मैंने शायद 1943 लिख दिया और आपकी सरस्वती की बुक्स में शायद 1957 लिखा है, बट करेक्ट इज दिस 1953। प्लीज इसको मार्क कर लें और यही ध्यान रखें, 1953 इट वाज फाउंडेड बाय एडमसन एंड मॉर्गन, ये दो नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कई स्टेशंस होते हैं और पर्पस क्या होता है ये जरूर पढ़ के जाइएगा, प्रोसीजर क्या है और एडवांटेजेस। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं भाई, आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। तो आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक को ज्यादा पढ़िएगा, जिसमें आपकी मसल टोन हो जाती है, राइट, तो वो आइसोमेट्रिक रहता है। आइसो का मतलब होता है सेम और टोनिक का मतलब होता है टेंशन। सो व्हेन देयर इज अ सेम टेंशन इन द मसल देन इट इज आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक का मतलब जहां पे लेंथ सेम हो, ठीक है, बट मसल की कॉन्ट्रैक्शन होने लगे, वो आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक के फॉर्म होते हैं एसेंट्रिक और कंसेंट्रिक, इसको जरूर पढ़ के जाना। आइसोकाइनेटिक और प्लायोमेट्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जहाँ पे स्पीड और फोर्स से रिलेटेड काम होते हैं, वो हमारे लिए कहलाते हैं आइसोकाइनेटिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कैरियर एस्पेक्ट्स। ये तो भाई चैप्टर नंबर 2 का काम था, खत्म हो गया। अब आपको आ जाना है, नेक्स्ट है हमारा कैरियर एस्पेक्ट्स। भाई कैरियर एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन लास्ट टर्म पे बहुत कम थे या शायद मुझे देखने को नहीं मिले थे, बट आपको इस बार थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कम्युनिकेशन, मीडिया, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर्स को ज़रा अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड एलिमेंट्री वगैरह हो गए, बेसिक से रिलेटेड हुआ गया, मिडिल स्कूल हो गया, सेकेंडरी हो गया, सीनियर सेकेंडरी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जो ड्यूटीज़ हो गई या जो उनके वर्क हो गए वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया। परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो प्लेयर और कोच वगैरह हो गए। कम्युनिकेशन से बात करें तो जर्नलिज्म हो गया, बुक पब्लिशिंग हो गया, राइट। इस तरीके के जो करियर्स होते हैं वो सारे के सारे कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इससे 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आने वाला है इस साल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज दैट इज कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में है। तो इस साल जिसकी उम्मीद है वो है साई के बारे में पढ़ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईओसी पढ़ना, दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्म हुआ था। अच्छा, दोनों में ईयर थोड़ा सा ध्यान रखना, साई का 1984 है और आईओसी का 1894 है। फिर आ जाए आईओए में, वो है 1927 में, दिस इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि दोनों काम ओलंपिक्स के हैं। जब इंडिया की बात होगी तो एसोसिएशन लग जाएगा, जब कमेटी की बात होगी तो इंटरनेशनल वर्ड लगा के आना, गलत मत करके आना। दूसरा है LNUP, दैट इज लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये 2009 में रीनेम हुई थी, लेकिन फॉर्म उससे पहले ही हो चुकी है बहुत बार। तो पहले ये LNIP था, फिर ये चेंज होकर के LNUP ही हो गया। इनकी डिटेल और फंक्शन पढ़ लें कि क्या काम होते हैं। आईओसी का काम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक्स कमिट कराना है और आईओए का काम इंडिया लेवल पर है। साई हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर में कई इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारी फील्ड में टूर्नामेंट्स या टूर्नामेंट्स कराते हैं और कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, और ये लोगों को, बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। कहीं कहीं पर प्लेसमेंट वगैरह भी मिल जाता है और कहीं कहीं पर नहीं मिलता, मेहनत के ऊपर है और जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा। तो इन सारी डिटेल्स को, फंक्शंस को जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट आ जाए मीनिंग एंड इंपॉर्टेंसेस ऑफ टूर्नामेंट्स। भाई टूर्नामेंट्स हमारे लिए वो चीज़ जहाँ पर हम एक कॉमन पर्पस के लिए कई सारे प्लेयर्स को या टीम्स को फाइट करने के लिए उतारें, और वहाँ पर कॉमनली हमारा पर्पस क्या है कि कोई एक विनर निकालें, चाहे वो किसी भी गेम से हो। तो टूर्नामेंट्स की मीनिंग ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंसेस हैं कि हमको लोगों की स्किल पता लगानी है और बेस्ट आउटकम निकालना है, जो उसमें से अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको बाहर निकालना है। ठीक है, लोगों में इंटरेस्ट बढ़ाना है, प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंसेस के अंदर आएंगी। इसके अंदर अब जो चांसेस हैं वो आने के हैं नॉकआउट, स्टेयरकेस और टैबुलर। नॉकआउट और स्टेयरकेस की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, बट किसी वजह से शायद मैं टैबुलर के भी नहीं कर पाया हूँ, तो मे बी पॉसिबल कि मैं कल कर दूँ और कल कुछ क्रिकेट फुटबॉल के इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा। ठीक है, तो तैयार रहें, आज की डेट में इतना ज़रूर पढ़ लें। आ जाएँ फिर आगे, इंट्राम्यूरल्स, एक्स्ट्राम्यूरल्स को ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं हेल्थ एजुकेशन। इसका भैया स्क्रीनशॉट ले लें आप सब। चलें, हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या है, जहाँ पर हमारी नॉलेज हमको मिल रही हो सिर्फ स्पेसिफिकली किससे, हेल्थ और फिटनेस को मेंटेन करने से रिलेटेड।
नेक्स्ट है फ्यू इंपॉर्टेंसेस उसके, कुछ ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, हेल्थ एजुकेशन के हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, इसमें एक आता है कम्युनिकेबल डिजीज़ और उसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जो भी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है डिफाइन डिसेबिलिटी। पिछली बार डिसेबिलिटी का क्वेश्चन कम था, पॉस्चर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन कम थे, तो इस बार आपको ज़्यादा फोकस करना है डिसेबिलिटी की मीनिंग, उसके कॉजेज और पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़। पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ मेनली जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? काइफोसिस है, स्कॉलियोसिस है एंड लॉर्डोसिस है। ये तीन तो हमारी हो गई स्पाइनल से रिलेटेड। फिर इसके अलावा फ्लैट फुट आता है, नॉकनीज आता है, बो लेग्स आता है, राइट फुट कॉर्न्स आते हैं। ये सब हमारे लिए कॉमन डिफॉर्मिटीज में आ जाते हैं। मेनली आपको पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज में पढ़ना है काइफोसिस, स्कॉलियोसिस एंड लॉर्डोसिस। ठीक है, इनको ज़रूर से पढ़ लें इस चैप्टर के अंदर। फिर इसमें कुछ ड्रग्स में स्पेसिफिक आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, पढ़ के देखो बेटा, सब जाना है। जो मोस्टली आप अपना टाइम डिवोट करते हो, पूरा टाइम पढ़ते हो, साल भर पढ़ के आए हो, तो उनमें इन चीज़ों को स्पेसिफिक पढ़ लेना है। जो नालायक बच्चे टाइप के हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं कुछ साल से, क्रिकेट फुटबॉल को अच्छे से टाइम नहीं दे रहे हैं, इसके अलावा आप थ्योरी में भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, सोच रहे हो लास्ट मोमेंट में कर लेंगे, तो भैया लास्ट मोमेंट में सिर्फ ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, पूरा सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे, तो कम से कम इतना पढ़ के चले जाना। ठीक है, बात करते हैं स्टिमुलेंट्स की। स्टिमुलेंट्स जो है वो हमारी बॉडी में आर्टिफिशियली एक ऐसा सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाता है या टैबलेट्स के थ्रू कंज्यूम किया जाता है जिससे हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ जाए, जैसे कि एम्फेटामाइंस वगैरह हो गए, कोकीन हो गए। कोकीन को इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि हमारी नेक्स्ट मतलब परफॉर्मेंस बढ़ जाए। फिर ऐसे ही आते हैं नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का काम क्या है कि हमारी एथलेटिक पावर को थोड़ा सा बढ़ा देना, स्पीड का काम थोड़ा सा और अच्छा बढ़ा देना, ठीक है, और हमारा बैलेंस कोऑर्डिनेशन और अच्छा कर देना। ये एट द मोमेंट नारकोटिक्स करता है अगर हम कंपटीशन के टाइम के आसपास कंज्यूम कर रहे हैं तो। और अगर हमने इसे कंज्यूम करना बंद कर दिया तो इसके एडवर्स इफेक्ट भी हो जाते हैं कि हमारा बैलेंस कोऑर्डिनेशन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है या खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। ये भी है इंपॉर्टेंट हमारी मसल की ग्रोथ के लिए, हमारी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और उसमें ऑक्सीजन की वैल्यू को यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए पेप्टाइड हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन कैरिंग पार्टिकल्स भी कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोटीन, राइट, और HGH भी कहते हैं, हाँ, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी होता है इसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में मसल को बढ़ाने के लिए और मसल की ग्रोथ को, मसल की क्वालिटी को, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट भी एक ऐसा हमारे लिए सब्सटेंस है, ड्रग है, जो लोग मोस्टली स्पेशली जो एथलीट्स होते हैं वो अपने ऑक्सीजन बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए या रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कंज्यूम करते हैं। तो प्रायर कंपटीशन ये लोग इंजेक्ट कर लेते हैं ताकि ये जब इनका कंपटीशन टाइम पीरियड हो तो इनको सांस लेने में दिक्कत ना हो और कम से कम समय में ये अपना स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पूरा कर जाएं। ठीक, फिर नेक्स्ट है लास्ट स्पोर्ट्स इंजरीज। देखो बेटा, स्पोर्ट्स इंजरीज का मैं एक वन शॉट में चैप्टर पोस्ट कर चुका हूँ, उससे थोड़ी बहुत डिटेल अच्छे से पढ़ लेना। बाकी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, स्पोर्ट्स इंजरीज की डेफिनेशन और उसके कॉजेज पढ़ने हैं आपको। स्पोर्ट्स इंजरीज हमारे लिए कौन कौन सी होती हैं, वो है सॉफ्ट टिश्यूज, बोन इंजरीज और जॉइंट इंजरीज। तो सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर स्पेसिफिक क्या पढ़ना है? सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर आपको स्पेसिफिक पढ़ना है कॉन्ट्यूशन, राइट, और ब्रूसेस। ये दोनों लगभग सिमिलर हैं। ठीक है, कॉन्ट्यूशन और ब्रूसेस दोनों ही मसल इंजरी होती है जहाँ पे इंटरनल मसल या वेसल्स हमारे डैमेज हो जाएं, जिसके तहत हमारी जो मसल का कलर है, स्किन का कलर है, वो पर्पल या ब्लूइश या ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट होने लगता है, राइट। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें स्प्रेन की, तो स्प्रेन है हमारा लिगामेंट इंजरी और स्ट्रेन है हमारा मसल इंजरी। ये कुछ ऐसी कॉमन सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हैं जिनके बारे में एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो फ्रैक्चर हमारा बोन का टूटना हो जाता है, राइट, और अगर बोन ब्रेक हो जाए दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्चर। और इसके टाइप्स होते हैं जैसे कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, और एक होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो बच्चों में कॉमन होता है। तो इनकी मैंने एक एक लाइन में डेफिनेशंस बताई हुई हैं। जो मुझसे ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर लें, जो नहीं भी पढ़ते हैं उनके लिए मैंने क्लास 10th की वीडियो उठा करके देख लेना जिसमें फ्रैक्चर के बारे में बताया है, उससे आप डिटेल में पढ़ सकते हो।
ठीक है, इसी चैप्टर से इंक्लूड करते हैं। एक लास्ट है हमारा टॉपिक ड्राउनिंग, उसके कॉजेज और सिम्टम्स। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 6 का एक वन शॉट भेजा है, ड्राउनिंग कॉजेज और सिम्टम्स, उसमें पूरा बता दिया, सीपीआर मेथड और सीपीआर के तरीके बता दिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपके इस बार 2025 के एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, थॉरली प्रिपेयर कर लेना। एमसीक्यू और एफआईबीज के लिए भी इनमें से आने के चांसेस ज़्यादा हैं और इससे आपको क्वेश्चंस थ्योरेटिकल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कल की वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा आपके लिए इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिकेट एंड फुटबॉल, और हो सकेगा तो बैडमिंटन भी कर देंगे। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स प्रिपेयर हार्ड एंड रॉक इट हार्ड इन दीज 2 days. Till then, take care all of you. See you tomorrow.